जैसा कि हमने अभी मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है ना, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां थी, इन्होंने क्या सफलता प्राप्त की थी, इसको हम देखते हैं। देखिए, तत्वों के अध्ययन में सहायक। कैसे तत्वों के अध्ययन में सहायक? इन्होंने क्या किया था, एक गुण वाले समूह को एक साथ रखा था। जैसे कि है ना, इन्होंने हाइड्रोजन को एक साथ रखा, हाइड्रोजन के साथ लिथियम को रखा, लिथियम के बाद सोडियम को रखा, पोटेशियम को रखा। तो ये सभी एक जैसे गुण वाले थे, जो एक जैसे गुण वाले थे उन सबको एक कॉलम में रखा, एक के नीचे एक रखा, है ना। उसी प्रकार उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनको एक ग्रुप में रखा। तो इस प्रकार से एक समूह में एक के ऊपर एक रखने से ये पता चला कि उनके गुण क्या हैं, एक जैसे हैं। देख के हम लोग बता सकते थे कि हाँ भाई इन सब का गुण एक जैसे है, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। तो इनके आवर्त सारणी से हमें तत्वों के अध्ययन में तत्वों के गुणों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। ये मेंडलीव के बनाए हुए आवर्त सारणी से हमें सहायता मिला। ठीक है, इसी प्रकार नए तत्वों के खोज में सहायक। नए तत्वों के खोज में सहायक कैसे सहायक हुआ? देखिए, मेंडलीव ने क्या किया था, जब उन्होंने अध्ययन किया था तब उन्होंने 63 कार्ड बनाए थे। 63 कार्ड में कुछ ऐसे तत्व थे जो उस समय खोज नहीं हुए थे। जैसे क्या क्या खोज नहीं हुए थे? स्कैंडियम को खोज नहीं हुआ था, गैलेनियम को खोज नहीं हुआ था, जर्मेनियम को खोज नहीं हुआ था। क्यों खोज नहीं हुआ था? क्योंकि ये अर्ध धातु है या ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बहुत कम क्रिया करते हैं, बहुत लेट से क्रिया करते हैं। क्योंकि उनका अध्ययन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजकता पर आधारित था, इसीलिए ये तीनों तत्व जो है क्रिया नहीं करते, इसलिए ये उनके क्रिया में नहीं पकड़ाए थे और इनका खोज उस समय तक नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, जब वो प्रयोग कर रहे थे तो उनको लगा कि भाई इनके बीच में कुछ नया तत्व आएगा, है ना, ये सही संयोजकता सही रूप से नहीं बैठ रही है, इसलिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था। और उन्होंने क्या किया, उसके खाली स्थान की जगह में उन्होंने क्या जोड़ा था, एका उपसर्ग जोड़ा था। क्या जोड़ा था? एका उपसर्ग जोड़ा था। क्योंकि बोरान के बाद आया था, इसलिए उन्होंने उसको जर्मेनियम स्कैंडियम को क्या नाम दे दिया था, एका बोरान, जो एका बोरान नाम दिया था, है ना। गैलेनियम को उन्होंने क्या नाम दिया था, एल्युमिनियम के बाद आता है इसलिए एका एल्युमिनियम नाम दिया था, है ना। जर्मेनियम को क्या नाम दिया था, एका सिलिकॉन नाम दिया था। ये तीनों ही धातु जो हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बहुत कम क्रिया करते हैं, इसलिए इनका खोज नहीं हुआ था, है ना। खोज नहीं होने के कारण जो है मेंडलीव समझ गए थे कि भविष्य में निसंदेह कोई ना कोई ऐसा तत्व आएगा जो इनका स्थान लेगा, इसीलिए इन्होंने उसको स्थान छोड़ दिया था और उसको उन्होंने एका उपसर्ग लगा के छोड़ा था ताकि भविष्य में जो तत्व आए वो इसका स्थान ले ले। ठीक, तो नए तत्वों के खोज में जो है ये बहुत सहायक हुए। तो ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी से किन तत्वों का खोज हुआ, तो वो तत्व थे स्कैंडियम, गैलेनियम और जर्मेनियम। कौन सा उपसर्ग लगाया गया था, तो एका उपसर्ग लगाया गया था। किस नाम से जाना जाता है, तो एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तीसरा, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। कैसे संदिग्ध परमाणु भार में सुधार? हमने इससे पहले पढ़ा था कि न्यूलैंड और डाइवेराइनर ने परमाणु भार के आधार पर अध्ययन किया था, है ना। इन्होंने परमाणु भार में जैसे कि बेरिलियम को परमाणु भार को पहले त्रिसंयोजी माना गया था, है ना। इन्होंने अपने अध्ययन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया कराया तो इनको क्या मिला, 2 मिला। जैसे कि बेरिलियम 2 BeO2 मिला और ऐसे BeH2 मिला, तो ये 2 संयोजी हो गए। तो इनको 3 संयोजी से 2 संयोजी माना गया, है ना। संयोजी का मतलब होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो 3 से 2 संयोजी माना गया और इसको किसके किसके बीच में रखा गया, लिथियम और बोरान के बीच में रखा गया। लिथियम और बोरान के बीच में रखा गया, तो ये सही हुआ, है ना। संदिग्ध था, त्रुटि था, उसको मेंडलीव ने सही किया। इसी तरह इंडिनियम और यूरेनियम के परमाणु भार को उन्होंने सुधार किया, ये भी एक उपलब्धि थी। अच्छा, अब है अक्रिय गैसों का स्थान। चूंकि अक्रिय गैसों का खोज उस समय हुआ ही नहीं था, है ना। अक्रिय गैस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बहुत मुश्किल से क्रिया करते हैं, उसका नाम ही है अक्रिय गैस। जो किसी से क्रिया ना करे अक्रिय गैस। अब उस समय उसका खोज हुआ ही नहीं था,
तो कहाँ से क्रिया करता, तो मेटलिफ के जो तत्व थे उनमें उसका स्थान नहीं था, है ना। तो बाद में जब रेमसे नाम के वैज्ञानिक ने उनका खोज किया, अक्रिय गैसों का खोज किया, तो उनके समूह में 8 समूह बनाए गए थे ऐसे करके 1 2 3 4 करके, है ना। तो जो 9वां समूह था, क्या था, 9वां समूह में अक्रिय गैसों को दिया गया। उन अक्रिय गैसों में कौन कौन था, हीलियम, है ना, हीलियम, नियान और क्या था, आर्गन। ये जो है इनके तत्व को 9वें स्थान के अक्रिय गैस के रूप में दिया गया। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों के लिए जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या क्या उपलब्धियां रही, या मेंडलीव के आवर्त सारणी से हमें किन बातों का पता चलता है। तो ये 4 बिंदु जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 4 नंबर में और कभी 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है कि कौन कौन से नए तत्वों का खोज हुआ, तो 2 नंबर में यहाँ से उठाया जाता है प्रश्न। और कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है सही विकल्प में कि किसका सुधार किया गया, तो बेरिलियम का। 9वें स्तंभ में किसे जोड़ा गया, तो अक्रिय गैसों को जोड़ा गया। तो इस प्रकार के ये मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां हैं। मेंडलीव ने इतने सारे अच्छे जो है आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, फिर भी वो पूर्ण रूप से जो है सफल नहीं हुए। तो उनके असफलता के क्या कारण थे, या उनके आवर्त सारणी में से कौन कौन सी कमियां रह गई थी जिसको सुधारा गया, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसे आवर्त जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियों के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं, वो भी कभी पूछा जाता है। तो आपको परीक्षा में या तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां पूछेगा, या तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियां पूछेगा। यही तो प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब 20 से पूछा जाता है, तो इन दोनों को पूछा जाता है। तो इसे ध्यान से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। अभी हमने मेंडलीव का, है ना, पर मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। क्या पढ़ेंगे, सीमाएं। ऐसी क्या क्या कमियां रह गई थी इनके आवर्त सारणी में, जिसके कारण हम इनको आज नहीं पढ़ा जाते। आज हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं मोस्ले का पढ़ते हैं, आवर्त, है ना, मेंडलीव का नहीं पढ़ते। तो पहला, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, देखिए मेंडलीव ने क्या किया, हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रखा। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, वह, है ना, इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस बनाता है। तो सोडियम और पोटेशियम की तरह, है ना, वह इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, इसीलिए इसका स्थान अनिश्चित है। ठीक है। दूसरा, भारी तत्वों को हल्के तत्व से पहले रखा जाना। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में गलती किया था। उन्होंने क्या किया था कि कोबाल्ट, जिसका परमाणु क्रमांक 98.9 है, को निकिल, है ना, 98.7 से पहले रखा। मतलब भारी को पहले रख दिया और हल्के वाले को बाद में, ये कमी रह गया। फिर है समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। समस्थानिक ऐसे परमाणु को कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो, उतना ही हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण वही होंगे लेकिन उनके परमाणु भार अलग होते हैं। चूंकि मेंडलीव का आवर्त सारणी जो परमाणु भार पर आधारित था, इसलिए उसको समस्थानिक होने के नाते अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन का, है ना, 16 और ये हो गया 17, तो दोनों के परमाणु भार अलग अलग हो गए। ठीक है। तो परमाणु भार अलग होने से उनके स्थान बदल जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने उनका स्थान नहीं बदला, उन्होंने एक ही इसमें रखा। यह उनकी कमियां थी, इसलिए ये कमी रह गया। चौथा और अंतिम है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ते। जैसे कि हम लोग मान लीजिए लगातार बढ़ते हैं, लिथियम, बोरान, है ना, मान लीजिए कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे करके लगातार बढ़ रहे हैं। तो लगातार बढ़ने से उनमें एक एक क्रमशः जो है क्या होना चाहिए, परमाणु भार में निश्चित रूप से जो है वृद्धि होना चाहिए, एक कोई अनुपात होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई अनुपात नहीं होता। यही अनुपात नहीं होने के कारण हम नए तत्वों का पता नहीं लगा पाते, हमें पता नहीं चल पाएगा इन दोनों तत्वों के बीच क्या होगा, इन दोनों तत्वों के बीच क्या होगा। सबसे बड़ा कठिनाई यही है कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते जाता है, उनके परमाणु भार भी बढ़ते जाते हैं,
लेकिन परमाणु भारों में कोई निश्चित अंतराल नहीं होता, मतलब वो एक निश्चित क्रम से नहीं बढ़ते। जैसे कि परमाणु भार मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन परमाणु भार जो है ऐसा बढ़े वो जरूरी नहीं है, कभी ज्यादा हो जाएंगे तो कभी कम हो जाएंगे तो कभी दशमलव में हो जाएंगे, है ना। तो यही कारण है कि ये कमी रह गया था उनके आवर्त सारणी की मेंडलीव का। तो परीक्षा की दृष्टि से मेंडलीव का आवर्त सारणी की उपलब्धियां और सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों नहीं आता, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो उपलब्धि आता है या तो सीमाएं आएगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो है उपलब्धि ही आता है, सीमाएं कम आता है, तो आप याद कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है वह परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे चल के इसी को आधार मानते हुए मोसले ने उस पर कुछ बदलाव किए, और जिसको हम लोग आज का जो आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। तो मेरा वीडियो को जो है ना, आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।